स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट था, ये जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर फर्स्ट है संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट 6 है हमारा, टॉपिक 6 है संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये आती है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान, अर्थात ये एक ऐसा संविधान है जो कि भारतीय जनता मतलब भारत में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग जो देश को चला सकते थे, देश के भविष्य के बारे में सोच सकते थे, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था, जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखकर दूरदर्शी जो लोग थे उनके द्वारा यह संविधान लिखा गया है। और ये एक लिखित संपूर्ण संविधान है। ये हमारी संविधान की विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरे देश की शासन व्यवस्था है वो चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। अर्थात जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्हें पता था कि आगे चल के कोई ना कोई मतलब कुछ समस्या उत्पन्न होने वाली हैं, तो इसलिए उन्होंने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाया, लोकतंत्र की यहाँ पे बात कही, समाजवादी को यहाँ पे अपनाया और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का भी निर्माण किया। तो इसलिए ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। अर्थात भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे और उनके कर्तव्य क्या होंगे देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनकी याद कौन दिलाता है, उनका मतलब एहसास कौन दिलाता है, संविधान, जो कि एक संविधान की विशेषता है। ठीक है, तो अब जो है हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अब इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये है कि भारत में जो भी दंगे फसाद होते हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, केंद्रीय स्तर पर हो, जिला स्तर पे हो या गांव स्तर पे हो, तो हर स्तर पर एक अलग अलग प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, जिसके न्याय जो न्याय है वो स्थापित किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। अर्थात संविधान किसी राज्य की सरकार को 3 प्रमुख अंगों में विभाजित करता है। आपको मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन सभी मतलब जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत 3 अंगों में बांटता है और इनके शक्तियों को, इनकी सीमाओं को, इनके कर्तव्यों को, इनके अधिकारों को संविधान क्या करता है, सीमित करता है, इन्हें व्याख्या करता है। तो इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे नीति निर्देशक तत्व हैं, दूसरे अधिकार होते हैं जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। परंतु इन्हें लागू करने के लिए, हालांकि हम इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन लागू करने के लिए हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं। और जहाँ तक है सरकार का दायित्व भी है कि इन्हें लागू करे या ना करे, लेकिन दायित्व ये बनता है कि हाँ भाई लागू करना चाहिए। तो संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हुई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की देन है। ठीक है, आगे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है विशेषताओं में से, वो यह है कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा पहले, हाँ एक सेकेंड, अब ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संविधान को जनता नहीं ये पाया कि जगह सॉरी यहाँ पे प्राया है, तो संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। लेकिन वह संविधान जिसमें शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि यदि कोई समूह, जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, अगर मान लीजिए न्यायपालिका संविधान को नष्ट करना चाहती है तो बाकी के जो 2 समूह हैं, कार्यपालिका और विधायिका, ये पहली शक्ति को यानी कि न्यायपालिका को ऐसा करने से रोकेंगे। इससे क्या होगा कि संविधान में संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है।
ठीक है। तो आपको पता चला यानी कि जो संविधान है, अगर से कोई इन तीनों में से संस्थाओं में से कोई एक संस्था नष्ट करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि दो संस्थाएं उसके रास्ते में रोड़ा बन के खड़ी उसे रोकेंगी। ठीक है। तो इसलिए संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि भारतीय मतलब भारत में शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पे है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। सभी पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा करके। ठीक है। तो देखिए, पहला था जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिखित एक संपूर्ण संविधान है। ठीक है। फिर ये थे नागरिकों के मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के बारे में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा। अब भारतीय संविधान सभा के गठन में कमियां, ये कमियां क्या हैं? मतलब जो आलोचक हैं उनका कहना है कि भारतीय संविधान की जो सभा थी उसमें जो गठन किया गया, जो प्रतिनिधियों को चुनाव किया गया, वो गलत था। वो कैसे? पहली बात, प्रभुसत्ता की कमी, अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे भारतीय जनता के द्वारा नहीं किया गया था। अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो 299 या 300 जितने भी सदस्य बाकी थे, ठीक है, तो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे, तो इन सभी का, अभी के लिए मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, तो इन सभी सदस्यों का चुनाव जो था वो सीधे जनता के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने खुद ही कह दिया था कि 293 व्यक्ति यहाँ से होंगे, 4 यहाँ से होंगे और 93 जो भारत की देसी रियासतों से होंगे। ठीक है। अब प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो देसी रियासतें थी, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने ये बोला था कि देसी रियासतें जो हमारे अधीन हैं वो चाहें तो संविधान को माने या ना माने, वो उनके ऊपर है। ठीक है। तो ये प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण था कि कुछ प्रांतों को बोला है कि आपको मानना ही पड़ेगा, कुछ को ये अधिकार दे दे कि आप माने या ना माने। ठीक है। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया, आपको पता ही है। और कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान जो है वो काफ़ी कठोर संविधान है। कठोर संविधान क्यों है? देखिए, जो आलोचक हैं वो कहते हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत की अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। तो इसलिए संविधान की ये कमी है कि जो कठोर संविधान के तहत कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए हमें संसद के सदस्यों का 2/3 बहुमत भी चाहिए और अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए। तो ऐसे में कोई अगर इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा कानून जो जनता के हित में है, तो वो तो बनाया ही नहीं जाएगा। ये आलोचकों का कहना है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। अब वही आलोचक कुछ दूसरे पक्ष के हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत लचीला। लचीला कैसे? क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन ऐसे, बहुत से संविधान कानून ऐसे हैं, ठीक है, जो विधेयक जो ऐसे हैं कि उन्हें प्रावधान, मतलब जो संशोधन है वो बड़ी ही आसानी से, बड़े ही साधारण बहुमत से पास करके संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसे में जो ज़रूरी होगा वो अगर हम जनता के हित में नहीं है तो उससे अगर हम मतलब संशोधित कर देते हैं, पारित कर देते हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ऐसे ही जो आलोचक है वो कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत लचीलापन है। ठीक है। और एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है। लोकप्रिय ढांचा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्तावना ये कहती, किसकी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है संविधान भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया है, जबकि इसे कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया था जो भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित तक नहीं थे। अर्थात यहाँ पे वही बात कही गई कि इसमें वो लोग सम्मिलित किए गए थे जो भारत की जनता ने नहीं चुने थे, और कुछ लोग तो ब्रिटिश भी थे और जिसमें भारतीय नहीं थे, इसलिए यह एक लोकप्रिय ढांचा है, नहीं है। ठीक है। और माना जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक वक्त की बर्बादी है और इसमें कांग्रेस का ही बोलबाला था और एक ही समुदाय यानी कि हिंदुओं का ही वर्चस्व माना जा रहा था। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की जो कमियां थी वो यहाँ पे आपको पता चली। पहली थी प्रभुसत्ता की कमी, दूसरी थी प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, तीसरा था कठोर संविधान, चौथा है भारतीय संविधान का लचीलापन, और पांचवा एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है। अब एक और छोटे छोटे जो मतलब कि टॉपिक बचते हैं वो देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में वर्णित
भारतीय संविधान सभा नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो वर्णित हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। पहला शब्द ये है न्याय। तो न्याय से तात्पर्य है कि जनता को, मतलब जो लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द से यह तात्पर्य कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार, विश्वास, धर्म, कर्म, उपासना और भक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, सभी प्रकार के भेदभाव का अंत होना चाहिए, भेदभाव से मुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, आगे है बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता। एक मिनट, हाँ, बंधुत्व है। बंधुत्व के अंदर क्या है कि देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार, स्नेह के भाव को पैदा करना। और धर्मनिरपेक्षता, सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म मानने की आज़ादी होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सके, ऐसी आज़ादी होनी चाहिए। समाजवादी, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए, लोक कार्य होना चाहिए, समाज इसमें सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो यही थे कुछ 5-6 शब्द जो आपने देखे अभी। ठीक है, तो आप दोबारा से देख सकते हैं इनको, मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते छोटे जो टॉपिक है उनकी तरफ, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है। कि क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन हालांकि आपके चैप्टर में नहीं दिया गया, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 मार्च 1942 में भारत में भेजा गया था। क्या भेजा गया था? क्रिप्स मिशन, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। यानी कि राजनीति में कुछ परेशानियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए यह क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्धों में भारत को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। अर्थात आपको पता है कि विश्व युद्ध होने वाला था, विश्व युद्ध चल रहा था, सॉरी। तो उस समय भारत, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो भारत के सैनिकों को अपने इस युद्ध में साथ लाना चाहते थे, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। उस समय भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था, उसका किन्होंने सर क्रिप्स ने बड़ी ही सक्रियता से समर्थन भी किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श करने हेतु अधिकृत किया गया था। ठीक है, तो क्या था ये क्रिप्स मिशन, आपको पता चला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और टॉपिक बचता है छोटा सा, वो है कि नेपाल में संविधान निर्माण। तो नेपाल में संविधान निर्माण में क्या है, देखिए ये बस 2 लाइन है कि 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बन चुके हैं। एक 1948 में बना था पहला, दूसरा 1951 में, दूसरा 1959 में, 1962 और 1990। लेकिन जो अभी चल रहा है वो 2006 वाला चल रहा है, और अभी भी इस संविधान पर विरोध चल रहा है। ठीक है, और वर्तमान में एक आंदोलन चल रहा है, मधेसी आंदोलन, इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। और अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है, कुछ लोग तो चाहते हैं कि संविधान दोबारा से ही बनाया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूँ होम पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, तो सभी जो टॉपिक्स थे पहले पार्ट के भी, दूसरे पार्ट के भी, वो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो वीडियो है वो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक चीज़ और कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जो मैंने आपको लिखा है वो आसान लैंग्वेज है या कठिन लैंग्वेज है, या मेरे समझाने के तरीके में कोई और बदलाव होना चाहिए कि इससे सर हमें ज़्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, सो चलिए हम दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।